गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर 1। इसके 5 लेक्चर अब तक हो चुके थे। अब हम 6 लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं अब चैप्टर 1 में, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। आईसीआई का मॉड्यूल है ये, पेज नंबर 16 पे हैं अपन। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन होता है जो अदर ब्रांचेस हैं जो अकाउंटिंग को हेल्प करती हैं। एक तरह से अकाउंटिंग को कंप्लीट करने में उन ब्रांचेस का भी रोल होता है, और अकाउंटिंग भी उन ब्रांचेस के लिए उतनी ही रिलेवेंट है, उन टॉपिक्स के, उन सब्जेक्ट्स के लिए उतनी ही रिलेवेंट है। तो अकाउंटिंग किन किन टॉपिक्स से रिलेट होती है वो यहाँ पे बता रखा है। अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद सेवरल अदर डिसिप्लिन्स। अदर डिसिप्लिन मतलब अदर सब्जेक्ट से, अदर टॉपिक से रिलेटेड होती है। And thus, to acquire a good knowledge in accounting, one should be conversant with the relevant portion of such discipline. अगर आपको अकाउंटिंग की कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना होता है। इन मैनी केसेस, कई बार ऐसा होता है, दे ओवरलैप अकाउंटिंग। ओवरलैप मतलब वो अकाउंटिंग को पार्टली कवर करते हैं, यानी उनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। ओवरलैप मतलब किसी चीज़ को पार्टली कवर करना, किसी चीज़ को पार्टली हेल्प करना, पूरी तरीके से नहीं पर काफ़ी चीज़ें वो कवर करते हैं। द अकाउंटेंट शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ द रिलेटेड डिसिप्लिन सो दैट, अकाउंटेंट को नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड सच ओवरलैपिंग एरिया, तो ताकि अकाउंटेंट ये जान सके कि ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट कहाँ का अकाउंटिंग की हेल्प करते हैं। एंड अप्लाई द नॉलेज, और इन नॉलेज को अप्लाई करके ऑफ अदर डिसिप्लिन की इन हिज ओन वर्क, वो अपने काम में उन नॉलेज को अप्लाई कर सकता है वेर एवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके। और ही कैन टेक द एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये तो आप 11th से समझते हैं। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो इकोनॉमिक्स भी लेते हैं कई लोग। कई जगह ऑप्शन होता है कि आप इकोनॉमिक्स को ना लें, पर कई लोग इकोनॉमिक्स, मैथ और अकाउंट्स एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इकोनॉमिक्स में मैथ, अकाउंट्स और बीएसटी तो खैर आप लेते ही हैं। तो इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो अकाउंटिंग को काफ़ी हद तक हेल्प करता है समझने में। इकोनॉमिक्स इज व्यू एज ए साइंस, ये साइंस होता है इकोनॉमिक्स में। कुछ प्रिंसिपल पर, अगर कोई भी सब्जेक्ट कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कुछ सिद्धांतों पर बेस्ड है, तो वो साइंस में तो होगा ही, क्योंकि साइंस कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। और फिर राशनल मतलब इम्पॉर्टेंट, जो सही है, रीजनेबल डिसीजन मेकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्स। इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ते हैं कि कुछ रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, उनका यूज़ किस तरह से किया जाए ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें उन रिसोर्सेज का, उन साधनों का। तो वो इकोनॉमिक्स आपको बताती है। इकोनॉमिक्स यही कहती है कि जो रिसोर्सेज कम हैं, जैसे पानी बहुत कम है कई जगह, ठीक है, आपके पास ज़मीन कम है, तो उन रिसोर्स का कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स आपको बताती है। इट इज़ कंसर्न मतलब रिलेटेड होती है विद द एनालिसिस ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्केयर रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, कि इस जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो कम मात्रा में अवेलेबल हैं सोर्सेज, उनको कितना अच्छी तरह यूज़ किया जाए, किस तरह एफिशिएंटली आप यूज़ करें ताकि ह्यूमन वांट्स जो है, मानव जो चाहता है, उसको सेटिस्फाई किया जा सके। दिस में बी व्यू आइदर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अ सिंगल फर्म और कंट्री एज ए होल। आप पढ़ चुके हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्म मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस भी हो सकता है। आप एक सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स को, और एज ए होल भी आप समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इज व्यू एज ए सिस्टम, अकाउंटिंग एक सिस्टम है विच प्रोवाइड डेटा, जो कि डेटा देता है टू द यूज़र मतलब जो उसको यूज़ में लेना चाहते हैं, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन, ताकि वो जजमेंट ले सके, डिसीजन ले सके। सम नॉन अकाउंटिंग डेटा आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कई बार नॉन अकाउंटिंग डेटा जो अकाउंटिंग डेटा नहीं है फिर भी वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। अकाउंटिंग ओवरलैप, ओवरलैप मतलब पार्टली कवर करना, इकोनॉमिक्स को भी कवर करते हैं इन मैनी एस्पेक्ट। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। बट इकोनॉमिक थ्योरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल यूज इन अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स जो है मदद करती है अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स बेसिकली इस बात पे डील करती है कि रिसोर्सेज तो कम है और ह्यूमन डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर कोई बड़ा मकान लेना चाहता है पर ज़मीन कम है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो रिसोर्सेज तो कम है आपके पास में पर ह्यूमन डिमांड ज़्यादा है। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है कि किस तरह से आप एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं उन रिसोर्सेज में। तो अकाउंट जो इकोनॉमिक्स की हेल्प करती है कुछ एडिशनल डेटा वगैरह प्रोवाइड करके कि वो डिसीजन मेकिंग में काम आ सके।
However, there exists a wide gulf between economics and accountant concept of income and capital. पर कुछ इनके बीच में गैप हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है. इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों की ओपिनियन अलग हो सकती है, अकाउंटेंट की ओपिनियन अलग हो सकती है इनकम और कैपिटल को लेके. अकाउंटेंट गॉट द आइडियाज ऑफ वैल्यू इनकम एंड कैपिटल मेंटेनेंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स से ले सकता है, बट ब्रश सुटेबली टू मेक देम यूजेबल इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेज. पर वो जो नॉलेज वो ले रहा है इकोनॉमिक्स से, उस नॉलेज को वो ब्रश करे, मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करे ताकि वो प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेज में यूज में ली जा सके. अकाउंटेंट डेवलप द वैल्यूएशन मेजरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक डेवलप करनी होती है विच में बी ओव टू द इकोनॉमिक थ्योरम फॉर ऑरिजिन. जनरली वो इकोनॉमिक थ्योरीज पे ही बेस्ड होती हैं टेक्निक फॉर ऑरिजिन, बट दीज मोल्डेड मतलब अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को चेंज करना इन द वर्क इन्वायरमेंट. आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. एंड सुटेबली टेम्पर्ड विद द रेफरेंस टू रेलेवेंस, वेरीफिएबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम बायस. बायस मतलब किसी के बायस कहते हैं ना, बायस से फ्री होना चाहिए आप. बायस मतलब किसी के बारे में पहले ही मान लेता कि वो आदमी गलत है तो आप गलत ही सोचेंगे उसके बारे में. बायस नहीं होना चाहिए, आपको न्यूट्रल होकर रीजन लेना चाहिए. टाइमलीनेस, समय पर कंपेरेबिलिटी करनी चाहिए, तुलना, रिलायबिलिटी, विश्वसनीय, अंडरस्टैंडेबिलिटी वो समझने योग्य होनी चाहिए. यानी इस पैराग्राफ में बोला गया है कि अकाउंटेंट इकोनॉमिक्स की थ्योरी को यूज़ कर सकता है, पर वो अपने अकॉर्डिंग उन थ्योरीज को मोल्ड करे, चेंजेस करे ताकि वो डिसीजन ले सके. एग्जाम्पल दे रखा है. एन एग्जाम्पल में बी गिवन टू एक्सप्लेन द नेक्सस. नेक्सस मतलब रिलेशनशिप nexus between the accounting economics think the value of an asset is the present value of our future earning which can be derived from such asset. ठीक है. नाउ मतलब इकोनॉमिक्स ये बोलते हैं, इसे समझ लें ध्यान से. इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला जाता है कि जैसे कोई आप असेट खरीदने जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप. क्वेश्चन ये है वैल्यू आप कैसे निकालेंगे. तो इकोनॉमिक्स वाले बोलते हैं, इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं कि कोई असेट की वैल्यू वो मानी जाएगी जो असेट फ्यूचर में आपको कमा के देगी. तो फ्यूचर तो अनलिमिटेड हो सकता है. अब आपने लैंड खरीदी, सपोज कोई लैंड खरीदी, तो लैंड तो कई साल चल जाएगी. अब वो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी लैंड की, जितना वो फ्यूचर में आपको रिटर्न देगी. फ्यूचर में जो आपको रिटर्न देगी उसकी वैल्यू आपका टोटल कर लीजिए. उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है आज के हिसाब से, फ्यूचर में जो आप कमा के देंगे उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लीजिए. फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए. तो उस प्रेजेंट का जो टोटल आएगा जो फ्यूचर में आपको कमा के देगी वो असेट, उस प्रेजेंट वैल्यू के टोटल को ही वैल्यू बोला जाएगा और इसे रिकॉर्ड करिए अकाउंट्स में. जबकि ऐसा नहीं होता ना, अकाउंट में ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर में वो जो कमा के देगी हम उसके बेस पे उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं. हम तो परचेज वैल्यू पे लेते हैं, जितनी वैल्यू में हमने वो ज़मीन खरीदी परचेज वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है. एक्विजिशन कॉस्ट या परचेज पे हम कोई फ्यूचर इनकम एस्टिमेट नहीं करते किसी एसेट की वैल्यू निकालते समय. पर इकोनॉमिक्स ऐसा बोलती है कि कोई एसेट अगर आप खरीदने चाह रहे हैं तो वो एसेट फ्यूचर में जो आपको कमा के देने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और प्रेजेंट वैल्यू को ही आप एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करिए. पर अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, हम उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं. अब एक बार ये फ्यूचर प्रेजेंट मनी का कॉन्सेप्ट समझ लें क्या होता है ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. प्रेजेंट मनी ऑफ रुपी, प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी. रुपये मतलब इंडिया में तो रुपीज़ चलते हैं तो मैं रुपये की बात कर रहा हूँ. डॉलर है तो डॉलर की बात करेंगे आप इसमें. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं, फ्यूचर में जो आपको इनकम मिलने वाली है उसकी आज की वैल्यू ज़्यादा होगी. फ्यूचर में जो रुपीज़ आपको मिलने वाले, रुपये आपको मिलने वाले, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी. ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी. क्योंकि ज़्यादा क्यों होगी, इन्फ्लेशन की वजह से. तो सबसे इन्फ्लेशन, महंगाई. जैसे आपने कभी अपने ग्रैंडफादर से सुना होगा या फादर सुना होगा कि बहुत साल पहले तो जो घी है वो 100 रुपीज़ पर केजी में आ जाता था. आज वही घी खरीदने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये, अगर अच्छा है 1000 रुपीज़ पर केजी देने पड़ते हैं. तो क्वांटिटी तो उतनी ही आ रही है ना पर केजी या पर लीटर. 1 लीटर जो घी है आ रहा है वो 1 लीटर 100 का आता था आज से 20-30 साल पहले. आज वही घी पर लीटर कितने का आ रहा है, 1000 रुपीज़ का आ रहा है. तो ये प्राइसेस जो है ये 1000 रुपीज़ आज प्राइस हो गई. तो इसकी प्राइस बढ़ी क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से. इन्फ्लेशन ज़्यादा है. तो प्रेजेंट में जो कैपेसिटी थी, अगर आप देखें 30 साल पहले 100 रुपये में 1 लीटर घी आप ले सकते थे. तो जो प्रेजेंट वैल्यू है आज की वैल्यू, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी.
अब आप देखिए सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कि प्रेजेंट में जो मनी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी और सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, यानी मनी की वैल्यू गिरेगी। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो प्रेजेंट में आपको जो पैसे मिल रहे हैं, आज जो रुपए की वैल्यू है वो फ्यूचर में जो रुपए की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसा करती है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है तो रुपए की वैल्यू जो परचेजिंग पावर है, आप इसे बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर एक वर्ड पढ़ा था आपने, परचेजिंग पावर मनी की गिरती जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो प्रेजेंट में जो मनी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी उस पैसे में आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं सेम चीज़ के लिए। फ्यूचर में अगर आप 100 रुपये का आज घी लेने जाएंगे तो बहुत कम मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है 100 रुपये की आज के हिसाब से एज कम्पेयर टू फ्यूचर। तो इकोनॉमिक्स यही बोलती है कि प्रेजेंट में जो वो कमा के देगी उस वैल्यू को आप फ्यूचर में जो आपको कमा के देगी वो असेट, फ्यूचर वैल्यू को उसे आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए, पता करिए वो असेट कितना आपको कमा के देगी फ्यूचर में, उसको प्रेजेंट वैल्यू में बदलिए और उसके टोटल को आप कॉस्ट मानिए। जबकि अकाउंट में ऐसा नहीं होता, हम जिस वैल्यू पे खरीदते हैं उसी वैल्यू को हम कॉस्ट मानते हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये वैल्यू बदली कैसे जाएगी, ये भी समझने में से आप आगे पढ़ते, पर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि फ्यूचर को प्रेजेंट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक तो होता है प्रेजेंट मनी को आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ्स में आप पढ़ते हैं, जैसे किसी ने 1 लाख रुपीज़ का एफडी कराई 1 साल के लिए, 1 लाख रुपीज़ की एफडी कराई है 1 साल के लिए, 1 साल बाद आपको 10% विद इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो आप प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में बदल रहे हैं, तो मैथ्स में क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट 0.10 हो गया 10% पावर 1, 1 साल के लिए कराइए। तो बताइए 1 साल बाद कितने रुपये मिलेंगे, ये फॉर्मूला लगाते थे ना, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर n मतलब नंबर ऑफ ईयर। तो ये प्रेजेंट मनी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते थे, कंपाउंडिंग। इसको आप नाम देते हैं कंपाउंडिंग। आप प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में बात निकालते हैं कि भैया आज हम इतने पैसे लगाएंगे तो बताइए इतने साल बाद कितने मिलेंगे, तो आप इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब आप उल्टा करना जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में जो हम मनी कमाएंगे, फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज क्या वैल्यू है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग, जब आप फ्यूचर मनी की प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में, मार्केट की लैंग्वेज में डिस्काउंटिंग बोला जाता है। जब आप प्रेजेंट को फ्यूचर में बदल रहे हैं तो कंपाउंडिंग हो गया, फ्यूचर को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिस्काउंटिंग होगा। इसमें जो कैसे निकालेंगे देखें, तो इसमें 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर की पावर n हो जाता है फॉर्मूला। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट को आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आप डिवाइड में लगा देंगे इस फॉर्मूले को, पर ये तो रटना हुआ, इसे और समझ लें। जैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो पता ही है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये में अभी 100 पैसे हैं। अभी आज की बात कर रहा हूँ, आज 16 फरवरी है, तो 16 फरवरी 2024 में 1 रुपये में 100 पैसे हैं। अब आप अज्यूम करते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% से बढ़ेगी, महंगाई 10% से बढ़ेगी, तो 1 साल बाद सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि आज अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है सपोज़, 1 साल बाद आप खरीदेंगे 10% महंगाई, तो वो चीज़ 110 की हो जाएगी। यही तो है प्रेजेंट मनी का कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर में आपको सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे पे करने होंगे, क्योंकि अभी तो परचेजिंग पावर ज़्यादा है रुपीज़ में, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी रुपए की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, यानी सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पेमेंट करना होगा। तो जब 1 रुपये की वैल्यू आज 100 रुपये है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन 1 डिवाइडेड 1 प्लस रेट 0.10, क्योंकि आज 1 रुपये की वैल्यू 110 है ना। जब आज 1 रुपये की वैल्यू है, यहाँ 100 रुपये ले लो, समझ लीजिए आज 100 रुपये है, 1 साल बाद 100 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए 110 रुपये देने होंगे, राइट। सेम 100 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए आपको 110 रुपये देने होंगे। तो आज ये 100 रुपये की वैल्यू है 110 के बराबर हुई ना, आज ये वैल्यू इक्वलेंट टू 110 हुई, तो ये 100 डिवाइडेड 110, यानी ये जो 100 है 110 के इक्वल है, तो आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा 0.909। आप जब डिवाइड लगाएंगे 110 के इक्वल है आज 100 की वैल्यू, तो 0.909, यानी 1 साल बाद
क्या हो जाएगी, जो 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, अब वो 0.909 ही रह जाएंगे, यानी रुपए की वैल्यू गिर गई। 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में से अब वैल्यू इतनी ही रह जाएगी। यानी 1 साल बाद अगर कोई आपको ये बोले कि 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो आज तो 1 लाख है, पर 1 साल बाद वो कितने रह जाएंगे, 90,900। ये होता है प्रेजेंट मनी का कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट मनी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, कि प्रेजेंट में जो मनी है उसमें परचेसिंग पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो भले कोई आपको ये बोल रहा है कि 1 साल बाद तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा, तो वो 1 लाख रुपये देखने में 1 लाख है, पर देखा जाए तो उनमें परचेजिंग पावर कितनी बची, कि 90,900, क्योंकि महंगाई बढ़ी, उससे रुपए की वैल्यू गिरी। तो जब 1 रुपये की वैल्यू, से ऐसे भी और समझ सकते हैं, जब 1 रुपये की वैल्यू है 0.909, तो 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 90,900। यानी वो भले ही फिजिकली तो 1 लाख लिखा है उस नोट पे, सपोज 1 लाख का एक नोट आता है, पर उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, 90,900। तो ये होती है प्रेजेंट मनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपने समझ लिया। प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में बदलने को तो आप कंपाउंडिंग बोलते थे, फ्यूचर मनी की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने को डिस्काउंटिंग बोला जाता है। फॉर्मूला होता है 1/1 + r⁴n, उसमें कंपाउंडिंग में p 1 + r⁴n होता है, यहाँ पे 1/1 + r⁴n हो जाता है। For an example may be given to explain the nexus relationship between accounting and economics. Economics think that value of an asset is the present value of all future earning. कि जो फ्यूचर में जो कमा के देगी असेट, उसकी टोटल वैल्यू को ही उसकी वैल्यू माना जाएगा असेट को, विच कैन बी डिराइव्ड, मतलब रिसीव्ड होगी फ्रॉम सच असेट। नाउ थिंक अबाउट अ प्लांट हुज वर्किंग लाइफ इज मोर देन 100 ईयर। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी जिसकी लाइफ 100 साल है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इतने लंबे टाइम पीरियड में? हाउ कैन यू एस्टिमेट फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ अर्निंग? आप एस्टिमेट कैसे निकाल सकते हैं 100 साल का? सो अकाउंटेंट डेवलप द वर्केबल वैल्यूएशन बेस। तो अकाउंटेंट ने एक बेस लिया, द एक्विजिशन कॉस्ट, कि हम खरीदने जिस प्राइस पे हमने खरीदा वही उसकी कॉस्ट मानेंगे, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग तो निकालना अनसर्टेन है, आप सर्टेन नहीं कर पाएंगे। At macro level, accounting provides the database over which the economic decision model have been developed. Micro मतलब छोटे लेवल पे data arranging by the accounting system is sum up to get a macro level decision. मैक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जो मैक्रो लेवल का डेटा होता है वही बड़े लेवल के डेटा में हेल्प करता है। जैसे अगर आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है इंडिया की, तो पहले आपको गांव की पॉपुलेशन, फिर सिटी की कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही नेशनल पॉपुलेशन निकल के आएगी इंडिया की, कितने इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो पहले छोटे लेवल पे कैलकुलेशन होती है, फिर उसे सम अप कर दिया जाता है, ऐड करके बड़े लेवल की कैलकुलेशन की जाती है। नॉन ओवरलैपिंग जोन मतलब जो कवर नहीं कर रहे, और लैपिंग मतलब किसी चीज़ को कवर करना। नॉन ओवरलैपिंग जोन ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब कुछ एरिया इकोनॉमिक्स में कवर नहीं है अकाउंट्स के, वो अकाउंट में ही कवर्ड है। इसका मतलब ये है जैसे रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना ट्रांजेक्शन इवेंट को, हार्मोनाइज मतलब ईजी करना, द सिस्टम बाय यूनिफॉर्म रूल बनाना, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल रूल बनाना, एंड कम्युनिकेटिंग द डेटा इज एसेंशियली अ नॉन ओवरलैपिंग एरिया ऑफ अकाउंटिंग। ये नॉन ओवरलैपिंग एरिया अकाउंटिंग है जो इकोनॉमिक्स में कवर्ड नहीं होते हैं। तो केवल इतने लंबे पैराग्राफ में केवल इतना ही ध्यान रखना था कि अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स का रिलेशन है आपस में, क्योंकि इकोनॉमिक्स कई जगह अकाउंटिंग को ओवरलैप करती है, यानी अकाउंट्स को भी कवर करती है इकोनॉमिक्स, और अकाउंट भी क्या है, इकोनॉमिक्स को कवर करता है। हाँ, वो कुछ चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं आप कुछ फॉर्मूले को, डिसीजन को। अकाउंटिंग और स्टेटिक्स में क्या रिलेशन है? स्टेटिक्स तो है डेटा एनालिसिस होता है अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग डेटा निकल के आते हैं कि इतनी इनकम हुई, इतने एक्सपेंस हुए, ये सब उनको स्टेटिक्स आप ग्राफ वगैरह बना के समझाते हैं। द यूज़ ऑफ स्टेटिक्स इन अकाउंटिंग कैन बी अप्रिशिएटेड, इसका यूज़ सही माना जाता है। बेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी प्रिसाइज मतलब बहुत समरी टाइप में होनी चाहिए, बहुत सही होनी चाहिए। इट इज़ एग्जैक्ट टू द लास्ट पैसा, मतलब एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए अकाउंटिंग में। बट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज, पर जब आप निर्णय लेने की आती है, सच प्रिसीजन इज नॉट नेसेसरी एंड हैंस द स्टेटिस्टिकल अप्रॉक्सीमेट आर सॉर्ट। वो डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता। आपने ये तो लिखा कि अकाउंटिंग में एक एक पैसे का हेल्प होना चाहिए। अब टाटा कंपनी है, वहाँ चाय पिलाई जा रही है एम्प्लॉयज़ को, और हर महीने चाय का बिल 2000 आ रहा है। हज़ारों करोड़ की कंपनी में 2000 रुपये का बिल आ रहा है, आपने हिसाब तो रख लिया, पर क्या ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा क्या कि हमारे चाय का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो बूंद के समान है सागर में। 2000 रुपये का खर्चा टाटा कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही कहना चाह रहा है ये पैरा
कि अकाउंटिंग जो है उसमें एक एक पैसे का भी हिसाब रखते हैं, पर वो पैसे डिसीजन मेकिंग में ज़रूर नहीं हेल्प करे, हर चीज़ डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती है। स्टैटिस्टिक्स यही सिखाती है कि मेन डेटा लेके उसका कंक्लूजन निकालना। इन अकाउंट्स ऑल वैल्यू आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली देखा जाए तो चाय का बिल भी इंपॉर्टेंट है, बिजली का बिल भी इंपॉर्टेंट है, रेंट का बिल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे रिलेट टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो। एज अगेंस्ट दिस स्टेटिक्स इज कंसर्न, जबकि स्टेटिक्स रिलेटेड होती है विद द टिपिकल वैल्यू बिहेवियर और ट्रेंड देखती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और द डिग्री ऑफ वेरिएशन ओवर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेटिक्स में तो हम ट्रेंड देखते हैं कि खर्चा इतने का था अब इतने का हो गया, ट्रेंड देखते हैं कि बढ़ा घटा, उसका एनालिसिस करते हैं। Therefore, whenever a need arise, जब भी नीड होती है for only broad generalization और average of relationship, statistical method have been applied in accounting data. Statistical method apply किए जाते हैं. Further, in accountancy, the classification of asset and liability as well as head of income and expenditure have been done as per the need of financial recording to ascertain financial result of various operation. Accounts में तो होता ही classification asset कौन सी है, liability क्या है, income क्या है, expense क्या है, ताकि आप financial result मतलब net profit और loss calculate कर सकें. Other type of classification like the geographical and historical one and ad hoc. Ad hoc मतलब बिना किसी base के, बिना आपके पास कोई बेस नहीं, आपने ऐसे ही बोल दिया कि 4 लाख इनकम हो गया अचानक। एड हॉक मतलब बिना किसी बेस की। क्लासिफिकेशन आर डन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस टू मेक सच क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल, पर वो क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल होना चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरली टेक अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ इवेंट एंड आर कन्फाइंड टू अ ईयर। अकाउंटिंग में एक साल की इन्फॉर्मेशन ही देखते हैं, आप एक साल बाद तो आपको बताना होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। while statistical analysis more useful if a longer view is taken for the purpose। अगर आप लंबे समय का एनालिसिस करना चाहते हैं कि 5 साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, आने वाले पिछले 10 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो स्टेटिक्स आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल टू फिट द ट्रेंड लाइन अ लॉन्गर पीरियड विल बी रिक्वायर्ड। आपको लॉन्गर पीरियड चाहिए होता है देखने के एनालिसिस के लिए। हाउएवर स्टेटिस्टिकल मेथड डू यूज पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूज करते हैं स्टेटिक्स में टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट बेसिस। मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पैरा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना है कि स्टेटिक्स भी हेल्प करती है अकाउंट्स की। द फंक्शनल रिलेशन शोइंग मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिक्स रिलेशन होता है ऑफ वन वेरिएबल विथ वन और मोर अदर वेरिएबल आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल वर्क पे ही बेस्ड होता है। स्टेटिस्टिकल बेस से तो हम निकालते हैं कि इस साल हमें इतनी इनकम हुई, फिर इस साल इतनी हुई, तो आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। दीज रिलेशन आर यूज वाइडली इन मेकिंग कॉस्ट और प्राइस एस्टिमेट में मदद करते हैं कि भाई हमारा ये खर्चा हो रहा था अब इतना होगा। फॉर सम एस्टिमेट फ्यूचर वैल्यू आप निकालते हैं असाइन टू द गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल गिवन द फंक्शनल रिलेशन टू टोटल कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ एन इनपुट। इनपुट तो कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, इनपुट उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो अगर उसकी टोटल कॉस्ट में वो जुड़ता है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, जो सामान आप खरीद के आते हैं उसे रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। इनपुट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। आप इफेक्ट चेंज निकाल सकते हैं कि अगर ये प्राइस महंगा हो गया तो हमें फ्यूचर में क्या वैल्यू पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। सपोज आप शूज़ बनाते हैं, तो शूज़ के लिए जो लेदर आप खरीद रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो इसे इनपुट बोलते हैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज। इनपुट है ये जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में। तो टोटल कॉस्ट जब हम निकालेंगे शूज़ की तो खर्चे तो जोड़ेंगे ना, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल जुड़ेगा, लेबर चार्जेस, अदर एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, तब वो शूज़ की वैल्यू डिसाइड होगी। तो आप ये एनालिसिस करते हैं स्टेज में, अगर ये लेदर महंगा हो जाए आज, अगर चमड़ा खरीदना महंगा हो जाए, तो हमारे शूज़ की कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा, टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस आ सकता है। इन अकाउंटेंसी अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रेशो आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल मेथड। रेशो आप निकालते थे, रेशो आप जो होते हैं स्टेटिस्टिकल मेथड्स होते हैं विच हेल्प इन एवरेजिंग दैम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनसे आप एवरेज निकालते थे कि इस पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सेवरल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल फॉर्मूले पे बेस्ड होती हैं। स्टेटिस्टिकल मेथड आर यूजफुल इन डेवलपिंग अकाउंटिंग डेटा एंड देयर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज़ का निचोड़ निकालना, समरी निकालना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल कंपेरिजन अकाउंटिंग डेटा इज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल मेथड पे बेस्ड होता है। नाउ डेज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस पॉपुलरली यूज टू आइडेंटिफाई सिम्टम ऑफ सिकनेस ऑफ अ बिजनेस फर्म। आप कई सारी स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं अपने बिजनेस की सिकनेस मतलब बिजनेस लॉस में तो नहीं जा रहा है चेक करने के लिए। देयरफॉर द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड वुड एड एक्स्ट्रा एज टू अकाउंटिंग डेटा। एक तरह से एक्स्ट्रा एडवांटेज है स्टेटिस्टिकल मेथड्स को, स्टेटिस्टिकल फॉर्मूले को अगर आप यूज करते हैं तो अकाउंटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक्स भी एक तरह से हेल्प करती है अकाउंटिंग को समझने में, स्टेटिक्स भी आपकी हेल्प करती है अकाउंटिंग को समझने में। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली मैथ्स के काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं अकाउंट्स में, तो मैथ्स तो आपको आनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेट ढंग से कर सकें। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स डबल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी कन्वर्टेड इन एल्जेब्रिक फॉर्म। ऑब्वियसली एल्जेब्रिक फॉर्म है अब मैथ्स में। इनफैक्ट द फर्स्ट नोन बुक ऑन सब्जेक्ट वॉज पार्ट ऑफ
ट्रीटीज ऑन एलजेब्रा। फर्स्ट बुक का नाम ही ये था, ट्रीटीज ऑन एलजेब्रा। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी डिस्कस इन द डिटेल एंड डुअल कॉन्सेप्ट। ये तो आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कहना चाह रहा है। मैं जल्दी जल्दी रीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बस आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग के जो है वो किन किन ब्रांचेस में काम आती है और किन किन ब्रांचेस की वो हेल्प लेती है अकाउंटिंग अपने काम को करने में। नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन एंड मेजरमेंट। आपको थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत मैथ्स आनी ही चाहिए ताकि आप अकाउंटिंग इक्वेशंस को, कुछ टफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को समझ सकें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना, एन्युटी आर एग्जांपल ऑफ सच फंडामेंटल यूजेस। व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, फाइंडिंग आउट इंस्टॉलमेंट इन हायर परचेज। हायर परचेज मतलब किस्तों में कोई सामान खरीदते हैं तो अब हायर परचेज होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने हैं। तो उसमें भी जब आप किस्त देते हैं किसी सामान की तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है, तो कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेटिंग अमाउंट टू बी सेट असाइड। सेट असाइड मतलब अलग से पेमेंट रखना, रीपेमेंट ऑफ लोन करना, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। कैलकुलेटिंग लीज रेंट पे देना। मैथमेटिकल टेक्निक्स आर फ्रिक्वेंटली यूज। अकाउंटिंग डेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रेशो फॉर्म। रेशो फॉर्म में आप दिखाते हैं, रेशो भी कैलकुलेट करते हैं मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो सब इसमें कवर्ड होता है। लीज रेंट पे लेना समझते हैं। लीज पे लेना कोई एसेट मतलब एक तो होता है रेंट पे लेना किसी एसेट को, एक होता है लीज पे लेना। अगर ये तो देखें ध्यान से समझें, एक होता है रेंट पे लेना कोई प्रॉपर्टी, एक होता है लीज पे लेना। फ़र्क क्या हुआ सर दोनों में? पहले तो कॉमन चीज़ समझते हैं, रेंट इसमें भी देना होगा और रेंट इसमें भी देना होगा। अगर आप कोई लीज पे लेते हैं तो रेंट देना होता है, किराया, रेंट इसमें देना होता है। इसमें भी आप ऑनर नहीं बनते, इसमें भी ऑनर नहीं बनते, आप किराएदारी कहलाते हैं। तो फिर फ़र्क क्या हुआ सर? फ़र्क है समझने ध्यान में। एग्रीमेंट में देखा जाएगा, अगर आप रेंट एग्रीमेंट करते हो तो हेडिंग होगी रेंट एग्रीमेंट, और आप लीज एग्रीमेंट करते हो तो उस एग्रीमेंट की हेडिंग होती है लीज एग्रीमेंट। फ़र्क क्या हुआ सर इनमें? अब फ़र्क ये है कि अगर आप लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं, यानी कोई चीज़ आप किराए पे ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कोई चीज़ आप किराए पे ले रहे हैं, यानी आप उसके लिए उसका यूज़ करें, किराए का मतलब उसका यूज़ करेंगे और उसके लिए आप कंसिडरेशन पे करेंगे, वो परमानेंट आपकी नहीं होगी। तो अगर आप लीज पे लेते हैं कोई प्रॉपर्टी तो इसमें भी आपको रेंट देना होगा। जब आप यूज़ करेंगे किसी की चीज़ का तो रेंट देना होगा, और रेंट एग्रीमेंट में भी रेंट देना होगा। बस फ़र्क ये है कि अगर आपने लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया ना किसी के साथ, तो उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि जो भी चीज़ें होंगी, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, वो आपको ही बियर करना होगा। जबकि रेंट एग्रीमेंट में फ़ायदे आपके होंगे, नुकसान सामने वाले का ही होगा अगर कोई जेन्युइन रीज़न है, आपने जानबूझ के नुकसान नहीं पहुँचाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मकान रेंट पे लेने गए, आप एक मकान, ये कमरा है, रूम है, आपने रेंट पे लिया। इस रूम का जो रेंट है सपोज 2000 है, 2000 किराया है। आपने रेंट पे, आपको अच्छा लगा रूम, आपने लैंडलॉर्ड से कहा ठीक है मैं कल से रहने आऊँगा, आपने 2000 रुपये दे दिए उस लैंडलॉर्ड को। आप कल शिफ्ट हुए इस रूम में, अपना सामान लेके आए, आप एक दिन ही रहे और जैसे ही रात को आपने गेट लॉक करने की कोशिश की, वो गेट ही टूट गया, वो डोर जो आप लॉक करने जा रहे थे उस मकान का, वो अपने आप निकल के बाहर आ गया, गेट ही, दरवाज़ा टूट गया। तो क्या आप क्वेश्चन उठता है ये डोर आप ठीक कराएंगे? अभी तो एक दिन ही हुआ है, और एक दिन क्या 10 दिन भी हो जाए सपोज, पर ये डोर आपकी गलती से थोड़ी टूटा है, तो उसका डोर पहले से डैमेज था, ख़राब था, तो ये लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो आपको डोर ठीक करा के दे। वो ठीक है, पैसा हो सकता है वो आपको ये बोल दे कि पैसा अभी ठीक तुम करा दो, अगली बार हम रेंट पे एडजस्ट करेंगे, पर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑनर की है, लैंडलॉर्ड की है, आपकी नहीं है। तो ये रेंट था। पर अगर आपने लीज एग्रीमेंट साइन किया था इस मकान के लिए, तो फिर नुकसान भी आपके हैं और फ़ायदे भी आपके हैं। तो ये डोर टूटता है तो आपको ही ठीक कराना है, लैंडलॉर्ड ठीक नहीं कराएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। लीज में एक तरह से आप डीम्ड ऑनर बन जाते हैं, ऑनर रियल में तो नहीं बनते, डीम मतलब आपको अज्यूम कर लिया जाता है, और जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी चीज़ आपने किराए पे ली उसके फ़ायदे नुकसान आपको बियर करने होते हैं। पर अगर आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया है किसी के साथ, तो फ़ायदे ही आपके हैं, नुकसान ऑनर को ही, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी उसे बियर करने होंगे। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए मूवी देखने, जिस सीट पे आप बैठे, आधे घंटे बाद वो सीट टूट जाती है, तो क्या आप सीट ठीक कराएंगे उस हॉल में जाके? नहीं, वो आपकी गलती नहीं, बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, जानबूझ के आपने ऐसा नहीं किया हो, अपने आप ही वो नेचुरल रीज़न से टूटी हो, तो फिर वो सीट सिनेमा हॉल के ऑनर को ही ठीक करानी पड़ेगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर का जब से आविष्कार हुआ आने के बाद, मैथमेटिक्स इज बिकमिंग अ वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है अकाउंटिंग का। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स इन ट्रेडिशनल फैशन, हाथ से लिखने की बजाय आप कंप्यूटर मेंटेन होते हैं, तो ट्रांजेक्शन इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड रूल्स ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा कैन बी अप्लाइड फॉर क्लासिफाइंग समराइजिंग डेटा। मैथ्स के काफ़ी सारे रूल यहाँ पे यूज़ होते हैं।
Nowadays, statistics and econometric models are largely used in developing decision model में use होते हैं for user of accounts. Also, operation research technique use होती है provide lot of decision model. Since accounting is meant for providing information to user, accounting का motive होता है user मतलब जो से use कर रहे हैं ऑनर बैंक वाले गवर्नमेंट उन्हें effective information देना. To be effective, accounting data should feed मतलब डाले जाते हैं. The information requirement of such statistics यूज़ की जाते हैं. Econometric and operation research model यूज़ किए जाते हैं. Understanding mathematics has become a must to grasp मतलब गेन करने में आपको मैथ्स आनी चाहिए, कम से कम इतनी आनी चाहिए कि आप उसको समझ सकें. मस्ट ग्रैप द डिसीजन मॉडल आप समझ सकें. फ्रेम बाय स्टेटिशियंस एंड इकोनोमेट्रिशियंस एंड ओआर एक्सपर्ट. ओआर मतलब वही ऑपरेशन रिसर्च एक्सपर्ट है, उनको आप समझ सकें उनके मॉडल को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को. प्रेजेंटली ग्राफ एंड चार्ट आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. आजकल ग्राफ और चार्ट बहुत यूज़ किए जाते हैं समझाने के लिए कि क्या क्या एनालिसिस हो रहा है आपके बिजनेस का. इन एडिशन टू स्टेटिस्टिकल नॉलेज, अगर इसके अलावा आपको स्टेटिस्टिकल नॉलेज है, नॉलेज इन ज्योमेट्री एंड टेक्नोमेट्री सीम टू बी एसेंशियल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अकाउंटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम. तो आपको मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए. डर ही नहीं, टेक्नोमेट्री और ज्योमेट्री इतनी डीप में नहीं आती है, पर हाँ अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ऑब्वियसली अकाउंट आपको जल्दी समझ में आती है. कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले, प्रिंसिपल तो जल्दी आ जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले तभी समझ में आते हैं जब थोड़ी बहुत आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए. तो मैथमेटिक्स भी अकाउंटिंग की हेल्प करती है. तो एक तो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है, और मैथमेटिक्स भी आपकी हेल्प करती है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग और लॉ. लॉ तो आप पढ़ी नहीं 11वीं क्लास से, लॉ का भी रिलेशन होता है अकाउंट्स के साथ. एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑपरेट विद इन अ लीगल इन्वायरमेंट. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल रिक्वायरमेंट में पूरी होगी, यानी लॉ बने होते हैं कि कोई काम कैसे करना है. ऑल ट्रांजेक्शन विद सप्लाई एंड कस्टमर गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा होता है. एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे आप, एटसेट्रा. लॉ बने होते हैं अलग अलग कि कोई गलती होगी तो किस तरह से पनिश किया जाएगा, किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिएक्ट के साथ डील किया जाएगा. द एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय लॉ. फॉर एग्जांपल, कंपनीज क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट के थ्रू बनती है और कंट्रोल बाय कंपनीज एक्ट के द्वारा कंट्रोल होती है. सिमिलरली, इसी तरह एवरी कंट्री हैज़ अ सेट ऑफ इकोनॉमिक, फिजिकल एंड लेबर लॉ. इकोनॉमिक, फिजिकल मतलब मॉनिटरी और लेबर लॉज होते हैं. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर ऑलवेज गाइडेड बाय लॉ ऑफ द लैंड. जो हर कंट्री का लॉ अलग अलग होता है, तो हर कंट्री का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन गाइड किए जाते हैं. बताया जाता है कि अगर आप ये गलती करेंगे तो ये रूल्स और रेगुलेशन आप पे अप्लाई होंगे. Very often, generally, the accounting system to be followed has been prescribed by law. Law द्वारा ही बताया जाता है कि कौन सी अकाउंटिंग आप फॉलो करेंगे. फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंपनी आपने पढ़ा था, कंपनीज एक्ट पढ़े 12th क्लास में, रेशियो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, कि उसमें पी एंड और बैलेंस शीट बनाने वाला फॉर्मेट अलग होता है. कंपनीज के लिए जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट और पी एंड बनाने का, कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है. Banking company, insurance company, electricity supply undertaking may also have to produce financial statement as prescribed by respective legislation. Legislation मतलब law controlling such entity. यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी का अलग से एक लॉ होता है, तो उसमें जो फॉर्मेट दे रखा है वो उसी फॉर्मेट में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं. यानी लॉ भी बताता है कई बार कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाए. However, legal prescription about the accounting system is the product of development in accounting knowledge. मेन काम होता है कि अकाउंटिंग नॉलेज को डेवलप करना. दैट इज टू से, कहने का क्या मतलब है, दैट इज टू से legislation about accounting system cannot be enacted unless there is a corresponding development in accounting डिसिप्लिन. मतलब अकाउंटिंग में डेवलपमेंट होगा उसके बाद ही तो आप अकाउंटिंग के लिए कोई लॉ बनाओगे. अगर अकाउंटिंग में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा. इन वे अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस लॉ एंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय लॉ. इसलिए अकाउंटिंग में कोई चेंजेस करना है तो आपको उसके लिए कानून बनाना होगा. तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो लॉ भी अकाउंटिंग को फील्ड में यूज़ किया जाता है. तो इकोनॉमिक्स भी आपकी हेल्प करती है, स्टैटिस्टिक्स भी हेल्प करती है, मैथमेटिक्स भी हेल्प करती है, और लॉ भी आपकी हेल्प करती है, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह किस बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करनी है, आपको P&L अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब आपको लॉ ही बताता है. अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट तो है ही, मैनेजमेंट यूज़ करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड ऑक्यूपेशनल फील्ड. एक बहुत बड़े फील्ड होता है मैनेजमेंट, ब्रॉड टर्म है विच कंप्राइजेज मतलब इंक्लूड मैनी फंक्शन करता है. ये इनकम पासेज गुजरते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग दोज मेंशन अबव. अकाउंटिंग आर वेल प्लेस इन द मैनेजमेंट. अकाउंटेंट आज के मैनेजमेंट का, अब CA हैं, CS हैं, CM है, तो आप मैनेजमेंट में भी रोल प्ले कर सकते हैं, आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं. प्ले आर की रोल मतलब इंपॉर्टेंट रोल in the management team. A large portion of accounting information is prepared for management decision making. अकाउंटिंग का मेन मोटिव भी होता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करना. although management relies मतलब विश्वास करता है on other data source, accounting data are used as basic source document. मैनेजमेंट और भी चीज़ों पे देखता है कि सेल्स वाले क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग वाले क्या बोल रहे हैं, एक्सेट्रा.
in the management team an accountant is in a better position to understand and use the data. मैनेजमेंट टीम में अकाउंटेंट का होना सही होता है क्योंकि वो जो डेटा मैनेजमेंट लेके आ रहा है उसे एनालाइज कर सकता है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, सिंस एन अकाउंटेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट ही अंडरस्टैंड द डेटा रिक्वायरमेंट. वो एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि मैनेजमेंट को क्या क्या डेटा चाहिए. सो द अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी मोल्डेड मतलब अकाउंटिंग सिस्टम को ढाला जा सकता है टू सर्व मतलब किसी को सर्विस देने के लिए द मैनेजमेंट पर्पस के लिए. तो यहाँ तक ये फटाफट हो गया कि अकाउंटिंग और मैनेजमेंट भी एक डिसिप्लिन है. मतलब इन चीज अगर आपको अकाउंटिंग को प्रॉपर समझना है तो आपको इन एरियाज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए. पहला था इकोनॉमिक्स, दूसरा था स्टेटिक्स, तीसरा था मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, फोर्थ था लॉ और फिफ्थ था मैनेजमेंट. तभी तो आप देखते हैं आपके कोर्सेज में ये बुक्स भी होती है. मैनेजमेंट आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ्स और स्टेटिक्स भी आप पढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक समझ में आगे होगा. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस टॉपिक पे, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा होपफुली. फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जब नोटिफिकेशन आए तो आपको समझ में आ जाए. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.